हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको एक साथ संग्रह कर दिया गया है। आप इसे देख लें ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न आपको लिखे हुए हैं, यह प्रश्न के बारे में जो बताने जा रहे हैं, यह प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल यानी कि इसके पहले भी क्लास में बताए हुए थे, तो उसमें आपको बहुत सारी बातों को लेकर के समझाए हुए थे कि समतल यानी कि जितना भी बताए थे टोटल का टोटल उसमें समझा दिए थे, समझाया था ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रतिबिंब तो जानते हैं, छाया। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा समतल यानी कि बराबर तल वाले, यानी कि एक भाग वाले जो दर्पण होता है, शीशा होता है, उसमें का जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। अगला प्रश्न है, यह आपका VBI प्रश्न है। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रख करके तैयारी कीजिएगा, ताकि यह यानी कि हमेशा पूछने वाला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, जो कि 2 नियम इसके पहले वाले क्लास में आपको बता दिए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। क्या? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा यानी कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी कि कौन सा दर्पण होगा, यानी कि कौन सा शीशा होगा जिसके द्वारा यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि निश्चित उसका छाया मिल सके। क्या? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। प्रश्न पूछे कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आप सीधे कहिएगा अवतल दर्पण। है समझ में? उसके बाद है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि किस वस्तु से छोटा यानी कि जो वस्तु होगा उससे छोटा। क्या? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। क्या? इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला है, किसके द्वारा किस बिंदु से यानी कि किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। यानी कि किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से क्या मिल सकता है? आपका समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी कि अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? तो देखिए, इसके आगे वाला प्रश्न है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोकस यानी कि जहां से प्रकाश को प्रवाहित की जाती है यानी कि प्रकाश दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वस्तु का छाया अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहां बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका सही उत्तर होगा अनंत पर। कहां? अनंत पर, यानी कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो। जैसे कि यहाँ आपका अंत हो गया, लेकिन इसको अनंत का फिगर ऐसे दर्शाता है ना, यानी कि इसका कोई अंत नहीं हो। तो प्रश्न है, कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि छाया अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। आया समझ में? इसका उत्तर होगा अनंत पर। कहां होगा? अनंत पर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या, जो कि फिगर में आपको पहले हम दर्शाए हुए थे कि यह आपका गोलीय दर्पण हो गया, इसके बीच वाले भाग क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता त्रिज्या जिसको हम C द्वारा इसको संकेत करते थे, और यहाँ जो आपका फिगर हम बनाए हुए थे इसमें आपका क्या था? वक्रता त्रिज्या था ना, और इसको हम प्रधान अक्ष के रूप में हम संबोधित किए थे। तो यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या है क्या हो गया? यानी कि आधी होती है ना, आधी होती है ना। देखिए, अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है बताइए? यानी कि किस दर्पण का शीशा लगा रहता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, किसका? इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण का। समझ में आया? कोई दिक्कत?
उसके बाद वाला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है यानी कि छाया है वो कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। समझ में? अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में यानी कि हजामती दर्पण इसके पहले आपको बताए हुए थे किसका, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग। इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। है समझ में? देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहता है, यानी कि गोलीय दर्पण से यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव आपको बताए हुए होंगे, यानी कि यह फिगर हो गया और यह मूल बिंदु हो गया, यानी कि यहाँ पे दिखाया था ना हम ध्रुव। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, जो कि यहाँ फोकस यानी कि जहाँ से प्रकाश दी जा रही है, यानी कि प्रकाश जहाँ से दी रही है वही ना फोकस हो गई। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहता है? इसका सही उत्तर होगा फोकस दूरी। ठीक है। अगला प्रश्न है सभी दूरियां गोलीय दर्पण से के कहाँ से मापी जाती है, यानी कि जितनी दूरियां होती है ये कहाँ से मापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से, यानी कि यहाँ पोल, जिसको अंग्रेजी में पोल कहता है, और इसका संकेत पी होता है, जो कि गोलीय दर्पण के बारे में जब समझाए थे आपके चैप्टर में तो उस समय इसके बारे में पूरी डिटेल से बताए हुए थे। तो देखिए सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। सही उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न है प्रकाश किस रेखा में चलता है? बताइए। प्रकाश सरल रेखा में चलती है, यानी प्रकाश हमेशा किस रेखा में, यानी कि मानकर चलिए प्रकाश यहाँ से आ गया तो ये यहाँ से एक वस्तु हो गया तो प्रकाश सीधे जाएगा, नहीं टेढ़ा होगा तो नहीं जाएगा ना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसका सही उत्तर होगा सरल रेखा में। आया समझ में? उसके बाद है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि छाया, किस छाया को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक, जबकि काल्पनिक का पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा इसकी छाया हम पर्दे पर बना सकते हैं, ये प्राप्त कर सकता है, लेकिन काल्पनिक का नहीं। आया समझ में? देखिए आवर्धन का धनात्मक मान किसको इंगित करता है? इंगित मतलब इशारा करना, यानी किसको दिखा रहा है, वो किसको बता रहा है, संकेत, यानी कि किसको संकेत कर रहा है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान किसको इंगित करता है, यानी किसको दर्शाता है, किसको दिखाता है? आया समझ में? इसका उत्तर हो जाएगा आभासी, या यानी कि आभासी प्रतिबिंब को। किसको? आभासी प्रतिबिंब को। समझ में आया? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव में यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्या